डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा के आवाज पर पूजा आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? भाई बेहतर ही होंगे, क्योंकि अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लगातार एक सीरीज जो कि यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के साथ जुड़कर आपका अपना ये भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन लेकर आया है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम निरंतर आपको सही और बेहतर जानकारी दें, जिससे आप अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को और आसान और बेहतर बना सकें। फिलहाल आपके स्वागत के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिंपली आपको करना इतना है कि हमारे फेसबुक पेज पर जाना है, जो है 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज। जी हाँ, हमारा फेसबुक पेज है 90.4 आगरा की आवाज। इस पर आप जाकर हमारी सभी जानकारियां देख सकते हैं और साथ ही साथ हमसे जुड़ भी सकते हैं। मैसेंजर में जाके अपना संदेश हम तक पहुंचाइए, या फिर कोविड के दौरान अपने नेक काम को जो हमारे युवा लोगों ने किए हैं खास तौर से, उसको हम तक पहुंचाइए। लिखिए, मैं हूँ #YoungWarrior, और वो आपका बेहतरीन काम हम तक पहुंच जाएगा, समाज तक प्रेरणा के रूप में पहुंच जाएगा। तो आज के कार्यक्रम में क्या है खास? जी हाँ, आज हम 6th एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज आप और हम मिलकर बात करने वाले हैं कोविड के एक और सिम्टम की, एक और टॉपिक की, जो है कोविड शेडो पेंडेमिक इश्यूज, यानी महामारी और लॉकडाउन से उपजने वाली बाकी उलझने, बाकी परेशानियां। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक कमजोर समूह और आबादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के प्रभाव और उसमें होती हुई बढ़ोतरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। विशेष रूप से हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि लिंग आधारित हिंसा, यानी कि जेंडर बेस्ड वायलेंस और महामारी, साथ ही साथ लॉकडाउन से उपजने वाली जितनी और दिक्कतें हैं, उनको कम करने और आवाज उठाने में हमारे युवा दोस्त कैसे योगदान कर सकते हैं, कैसे सहायता कर सकते हैं। और इन सारी बातों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे हमेशा की तरह एक एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, जो आपको बेहतरीन जानकारी देंगे। और आज के कार्यक्रम में हमने बुलाया है प्रोफेसर संजीव कुमार जी को, जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से। सर से हम बात करने वाले हैं कि महामारी में ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हैं, यानी लोगों को शारीरिक, मानसिक और वित्तीय परेशानी तो हुई, लेकिन ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जो बहुत ज्यादा उपजने लगी हैं लॉकडाउन में और महामारी में, और कैसे इन सब पर हम काबू पा सकते हैं। तो प्रोफेसर संजीव जी से हम आपको डेफिनेटली रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप, यानी कि हमारे जितना भी यंग श्रोता हैं, भाई आप ऐसे मत बैठिए खाली। हमने आपसे हमेशा कहा है कि एक चेन बनाइए। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करा सकते, यानी अगर आपकी उम्र 18 से कम है, तो आप खुद अपना वैक्सीनेशन तो नहीं करा सकते, जरूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ, आप SMS का पालन जरूर कीजिए। जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन खुद भी जरूर कीजिए और लोगों को भी करवाइए। और वो क्या है नियम? वो सिर्फ इतने हैं कि समय समय पर आपको अपने हाथ अच्छे साफ पानी और साबुन से लगातार रगड़ के 20 सेकंड तक धोने हैं। साथ ही साथ लोगों से एक उचित दूरी बना करके बात करनी है, और हमेशा मास्क का बाहर निकलते समय उपयोग जरूर करना है। और मास्क लगाने का सही तरीका जो है वो आपको खुद भी अपनाना है, लोगों को भी सही तरीके से नाक ढककर, मुंह ढककर मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ युवा श्रोताओं कि अगर आप 1 नहीं, 2 नहीं, 10 लोगों तक भी अपनी ये बात पहुंचाते हैं और साथ ही साथ लोगों को ये भी समझाते हैं कि टीकाकरण कितना इम्पोर्टेंट है इस कोरोना महामारी के दौरान, और जिन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया है, 2 डोज अपनी प्रॉपरली लगवा ली हैं, उनको भी कोरोना महामारी से बचने के लिए, खुद भी और लोगों को भी बचाए रखने के लिए, टीकाकरण के बाद भी इस कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, इनका पालन करना है। ये कितना जरूरी है, अगर आप ये बताते हैं तो आप ही हैं हमारे यंग वॉरियर। तो चलिए, बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, आगे भी आपसे बात करूंगी, लेकिन अब समय है आपको हमारे आज के खास मेहमान से रूबरू कराने का, जो है प्रोफेसर संजीव कुमार जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स। आइए बात करते हैं सर से महामारी और लॉकडाउन से उपजने वाली बाकी उलझनों के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर हम तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं प्रोफेसर संजीव कुमार जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रोफेसर संजीव कुमार विश्वविद्यालय के गणित विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, महामारी और लॉकडाउन से उपजने वाली अन्य उलझनें, आज हम कमजोर समूह और एक ऐसी आबादी पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जो कि महिलाओं और खासकर लड़कियों के खिलाफ जो हिंसा उत्पन्न हो रही है
उससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारा जो मेन आज का जो शीर्षक है वो लिंग आधारित हिंसा, जिसे हम कहते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में है। जी, तो ऐसे में सर सबसे पहला सवाल ही हमारा ये रहेगा कि महामारी और लॉकडाउन से उपजने वाले जितने बाकी समस्याएं हैं वो क्या हैं? जब हम इस कोविड-19 के प्रकोप की बात करते हैं और जब हम उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने इस कोविड-19 की जो स्थिति है उसको देखा है, नजदीक से देखा है, अब चाहे वो हमारे कोविड-19 से इन्फेक्टेड होने वाले लोग हों या जिन्होंने काम किया है, जिसे आप अपनी भाषा में फ्रंट लाइनर्स कहते हैं, तो उनसे जब हमने बात की तो उनसे पता लगता है कि पिछले दिनों में ये घरेलू हिंसा काफी तेजी से बढ़ी है। और ये घरेलू जो हिंसा है वो अक्सर करके समाज या पूरे विश्व या हम अपनी भाषा में कहें जो जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं उससे छिपी रहती है, क्योंकि इसकी सूचनाएं बाहर तक नहीं आ पाती। अक्सर करके जब ये घरेलू हिंसा की बात होती है तो जो महिलाएं या लड़कियां होती हैं वो इस बात को बाहर नहीं करती हैं। जब कभी अगर वो बाहर डिस्कस भी करती हैं, किसी से कहती भी हैं, तो अक्सर करके लोग उन्हें अवॉइड कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। हमने पिछले दिनों में ये पाया है कि जो इस तरह की जो समस्या है उसके लिए जो हम कोविड-19 के लेकर के जो स्वास्थ्य हैं और आवश्यक सेवाओं जो है उन पर दबाव बने रहने तक घरेलू हिंसा की जब हम बात करते हैं तो जो हेल्पलाइंस हैं उन पर भी दबाव काफी बड़ा है, क्योंकि वो बात सीधे किसी से न कह करके हेल्पलाइन के माध्यम से कहती हैं और जिसमें कि अक्सर करके जो मानवाधिकार के उल्लंघन है उसकी बात बहुत हुई है कि जो मानव के अधिकार है उसका उल्लंघन बहुत होता है। पिछले अगर हम कोविड सिचुएशन की बात करें तो दुनिया भर में जो लगभग 24 करोड़ महिलाएं और लड़कियां जिनकी आयु 15 से 49 वर्ष के आसपास है, वो अपने किसी परिचित साथी के साथ ही, या तो वो यौन की बात करें या शारीरिक हिंसा की बात करें, उनका शिकार उन्हें बनाया गया है। ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा एक ऐसा आंकड़ा है जिसमें कि इससे अधिक होने की संभावना ज्यादा है, कम होने की संभावना कम है, ये अधिक भी हो सकता है। और हम इसमें बात करें तो जो उन्होंने जो प्रताड़ना दी है वो उसके कई सारी चीजें हो सकती हैं, वो किसी भी तरह से प्रताड़ना दे सकते हैं, लेकिन जब ये पाया गया कि जो लिंग आधारित हिंसा है उसमें 2 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। सर, आपने कहा लिंग आधारित हिंसा यानी कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, तो आसान से शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये लिंग आधारित हिंसा क्या है? देखिए, हम जब जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं या लिंग आधारित हिंसा की बात करते हैं तो इसके कई सारे प्रकार हैं। हम जब प्रकार की बात करते हैं तो जैसे कि हम किसी के बाल विवाह की बात करें, ये भी अपने आप में एक लिंग आधारित हिंसा में आता है। हम कई बार जो फीमेल्स हैं, जो उर्दू भाषा में बात करें, अरबी भाषा में बात करें, तो उनके खतने की बात करते हैं। हम कई बार सम्मान की खातिर अपनी बहू बेटी को मार देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेक्स या गुलामी के लिए तस्करी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि परिचित साथी होता है और वो महिला कुछ कह नहीं पाती है, तब वो कोई हिंसा करता है। और कई बार शारीरिक दंड भी दिया जाता है। और अकेली सिर्फ शारीरिक दंड देना या शारीरिक हिंसा करना या यौन हिंसा करना हिंसा नहीं है। कई बार आप जो सामने वाला जो व्यक्ति है उसको भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक तरीके से भी हिंसा देते हैं। जी, तो ये कोविड और लॉकडाउन के दौरान ये ज्यादातर देखा गया है कि भावनात्मक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से घर परिवारों में, अच्छे परिवारों में भी हिंसा बढ़ती जा रही है। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये लिंग आधारित हिंसा युवाओं को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, जब हम लिंग आधारित हिंसा की बात करते हैं तो वो अकेले युवाओं को ही प्रभावित नहीं करती है, वैसे तो प्रभावित सभी को करती है। और जब महिला के साथ दुर्व्यवहार की बात होती है तो महिला के साथ दुर्व्यवहार सिर्फ और सिर्फ युवाओं के केस में ही नहीं होता, वो बड़ों के केस में भी होता है, बच्चों के केस में भी होता है। और मैंने जैसे पहले कहा कि हिंसा की बात सिर्फ अकेले यही नहीं है। जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो कई बार आप उसको दंड न दे करके, शारीरिक दंड न दे करके, या जिसे अपनी भाषा में कहूं कि फिजिकल दंड न दे करके, आप कई बार मनोवैज्ञानिक रूप से भी उसको दंडित करते हैं। वो चाहे बच्चा भी हो सकता है, वो युवा भी हो सकता है और वो बूढ़ा भी हो सकता है, एक एजेड पर्सन भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो हिंसक के जो मानदंड बनाए गए हैं उसको आत्मसात करता हो। तो ये जो हिंसा की संस्कृति में कई बार लोग जो पले बढ़े होते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है। उनमें एक जिसे कहते हैं ना सेल्फ डेवलपमेंट या आत्म विकास जिसे कहते हैं, या समाज में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसकी एक नेगेटिविटी उनके अंदर बढ़ जाती है। आप कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति जिसके घर में हिंसक माहौल हो, जहाँ किसी बच्चे की माँ के साथ शारीरिक रूप से अगर दंड मिलता हो या कहीं कुछ इस तरह की भावना रहती हो, आप कभी उनके बच्चों से बात करिए तो उनके बच्चों में एक नकारात्मक भाव रहता है। तो जब बच्चों की मानसिक दशा पर इस तरह का प्रभाव पड़ेगा और जब बच्चे जब युवा की तरफ जाते हैं तो फिर वही चीज परिपक्व हो जाती है उनके अंदर। तो जब कभी भी हम हिंसा की बात करते हैं, आपने कई बार मूवी में इस तरह का देखा होगा, कुछ मूवी इस तरह की बनी थी जिसमें कि एक लड़की थी, तापसी पन्नू थी। तापसी पन्नू
साइकोलॉजिकली थोड़ी सी एक डिफरेंट दिखाई गई है, और वो इसलिए दिखाई गई है क्योंकि उसके घर में उसके फादर द्वारा उसकी मदर को प्रताड़ित किया जाता था जी। और वो प्रताड़ना इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन उसने अपने फादर के सर पर कुछ मार दिया और उसके फादर की डेथ हो जाती है। मैं जो उदाहरण आपको दे रहा हूँ, उस उदाहरण देने के पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये जो घटना है जब इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है तो इनका अंजाम क्या हो सकता है, ये किस स्तर तक जा सकती हैं चीजें। तो इसीलिए ये जो घरेलू हिंसा की बात है ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को प्रभावित नहीं करती, ये सभी को प्रभावित करती है, लेकिन वो बच्चा जो कि कल का युवा है जब वो इन सब चीजों को देखता है तब उसे ज्यादा प्रभावित करती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो किसी भी रूप में हिंसा की पहचान कैसे की जा सकती है? देखिए, जब हम हिंसा की पहचान करने की बात करते हैं तो हालांकि इसके लिए एक राष्ट्रीय महिला आयोग बना हुआ है और जिसके पास आप शिकायत कर सकते हैं, उनकी हेल्पलाइन लगी हुई है और उस हेल्पलाइन पे आप किसी भी तरीके की शिकायत कर सकते हैं। मतलब चाहे वो शारीरिक हो, चाहे अपहरण की घटना हो, चाहे जबरन कोई भी कैद करने की घटना हो, यौन हिंसा हो, जल्दी या जबरन शादी करने की घटना हो, सामुदायिक स्तर पर आपको कलंकित किया गया हो, कोई धमकी आपको दी गई हो, या किसी भी स्तर पर जहां सम्मान को ठेस पहुंचे या किसी विशेष, जिसको मैं कहूं अपनी भाषा में गाली या अब्यूजिंग किया जाए आपको, इस तरह की कोई भी अगर आपके साथ हिंसा होती है तो इन सब के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। उस आप हेल्पलाइन नंबर पर आप इस बात के लिए कंप्लेन कर सकते हैं। तो हिंसा में एक और चीज आती है कि वित्तीय हिंसा। वित्तीय हिंसा में ये होता है कि आपने किसी व्यक्ति को अपने पास जबरन काम के लिए रख रखा है और आप उसे जो उसकी मेहनताना होना चाहिए उससे कम मेहनताना देते हैं या बिल्कुल नहीं देते हैं या खाने पीने सिर्फ देते हैं या वो भी पूरा नहीं देते हैं या कई बार आप उसको वित्तीय क्षति भी पहुंचा सकते हैं। तो एक वित्तीय हिंसा भी होती है जहां पर कि वित्त से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। भावनात्मक नुकसान के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो भावनात्मक हिंसा का मतलब होता है कि आपने उसको इमोशनली एक तरह से बेवकूफ बनाया और उससे कोई अपना काम करवा लिया, तो ये भी एक चीज हिंसा में आती है। कई बार हम लोग इस तरह की कुछ घटना इस तरह की होती हैं जिसमें केसेस देखने को मिलते हैं कि साहब उसने मुझको ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल कोई चीज कैसे होती है? ब्लैकमेल जब होती है जब आप किसी को पहले इमोशनली अपने साथ उसे अटैच करते हैं और जब वो इमोशनली आपके साथ अटैच हो जाता है तब आप उसकी भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं और बाद में आप उसे डिटैच कर देते हैं। तो ये भी एक तरह से हिंसा है कि आपने भावनात्मक तरीके से उसको नुकसान पहुंचाया। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। स्पेशली जब हम कंप्लेंट की बात कर सकते हैं तो यहाँ मैं एक चीज और नोट करा दूं कि कुछ परिदृश्य ऐसे होते हैं जिसमें कि आप किसी को उकसा सकते हैं और जब किसी को आप उकसाते हैं किसी को प्रोवोक करते हैं किसी चीज के लिए, तो वो भी पार्ट एक तरह से हिंसा में आता है। अकेले सिर्फ यही बात नहीं आती, जैसे कि हम कहते हैं आपका साथी है, परिवार के अन्य सदस्य हैं, आपको बांधते हैं, जलाते हैं, आग लगाते हैं, आपके बाल खींचते हैं, सिर को सतह से टकराते हैं, आपकी चीजें फेंकते हैं, उस पर कट लगाते हैं। ये बात आ रही है जहां पर कि थोड़ा सा व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है उसके साथ। मैं उनके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। आप अपने साथी को, किसी अन्य सदस्य को घर में बंद कर देते हैं या किसी अन्य सदस्यों से बहस की उसने, उसके दौरान आपने उसको बंद कर दिया या उसको घर से बाहर जाने में रोकते हैं। कई बार एक ऐसी भी चीज आती है जिसमें पुरुष साथियों की तुलना में लड़कियों को ऑनलाइन होने पर हिंसा के अधिक खतरा सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक चीज आती है कि जब अगली बार आप ऑनलाइन होते हैं तो आपके साथ जो कहना चाहिए एक तरह से थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन आपके साथ रखा जाता है, डिफरेंट व्यूज आपके साथ रखे जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें वो अल्टीमेटली हिंसा का पार्ट होती है। तो हिंसा मैंने कई सारे पार्ट में इसलिए एक्सप्लेन की है। जी, तो प्रोफेसर साहब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये लिंग आधारित हिंसा जिसे हम जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है? युवाओं को ऐसे में क्या पहल करनी चाहिए? देखिए, हिंसा की जहां तक बात करते हैं तो हिंसा सिर्फ एक निजी मामला ही नहीं होता है। हिंसा को हम एक थोड़ा सा बड़े स्पेक्ट्रम पे भी दे सकते हैं। तो इसे चुनौती देने के लिए इसे सबसे पहली तो बात यह, इसको उजागर करना चाहिए। पब्लिक को आपको बताना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। हम जब कभी भी लिंग आधारित हिंसा की बात करते हैं तो उसको समाप्त करने के लिए सभी स्तरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लाइक हिंसा को उपेक्षा करने वाले या लिंग आधारित भूमिका थोपने वाले सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना होगा। हिंसा को अपराध घोषित करने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए कानून को मजबूत करना होगा। किशोरों के लिए जब हम बात करते हैं तो स्कूल में लिंग समानता के बारे में सीखना होगा। वैसे ही महत्वपूर्ण है जिस तरह से बच्चों के खिलाफ हिंसा पर अंतर पीढ़ीगत संवाद को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें कम्युनिटी कम्युनिकेशन शुरू करना चाहिए। कम्युनिटी कम्युनिकेशन शुरू करने से क्या होगा कि इस तरह की जो भी हिंसा होती है उस पर थोड़ा कंट्रोल लगाम लगती है। आप जब अपनी बात को बाहर कहते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, महिलाएं जो है या लड़कियां जो होती हैं वो संकोच बस बाहर नहीं कह पाती बात को और उनको ये बताया जाता है कि जमाना क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। हमें अपने बच्चों को इस बात के लिए मजबूत करना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई भी इस तरह की हरकत करे जो कि आपको ऐसा लगता है कि वो हरकत आपके अधिकारों से हटके हो रही है या आपकी जो निजता है उसमें कहीं उल्लंघन कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उस बात को बच्चा आकर के घर में बताए। और ये माता पिता में से किसी एक की जिम्मेदारी होती है। अगर बेटा है तो ये पिता की जिम्मेदारी है और बिटिया है तो माँ की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो
बात आकर के शेयर करिए। आप घर में इस तरह का एनवायरमेंट बना करके रखें ताकि वो इस तरह की बातें घर में आके कह सके। एक दूसरी चीज इससे कम होगी, जब बच्चे को ये लगे कि मैं घर में नहीं कह पाऊंगा तो कुछ नहीं करे, एक हेल्पलाइन नंबर पे जाए, वहां जाकर के इसकी कंप्लेन करे। लेकिन अगर इस तरह की किसी भी हिंसा को आपने सहने की कोशिश की तो ये सिर्फ बढ़ती है, ये कम नहीं होती है। आप ये ना सोचे कि कोई हिंसा है आप उसको अवॉइड कर दें। अवॉइड करना अच्छी बात है, एक बार अच्छी बात है, 2 बार अच्छी बात है, लेकिन हर समय अवॉइड करना बहुत गलत बात है। इसीलिए आप हर समय उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। आपको इसके लिए थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। अपने मित्रों से संबंध बनाने होंगे, मित्रों को बताना होगा, परिवार को बताना होगा। अगर कोई रिश्तेदार है जिसके आप बहुत नजदीक हैं तो उसको बताइए। अगर किसी को नहीं बता सकते हैं तो क्लास में आपकी टीचर है उसको बताइए, प्रिंसिपल को बताइए। मतलब इस बात को कहीं ना कहीं जाकर के कहिए। और ये बात ध्यान करके चलिए, हो सकता है कि समाज में कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको मिले जिससे आप कहें और वो आपकी बात का कोई भी रेस्पॉन्स न दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग रेस्पॉन्स देते हैं। आपको अपनी बात कहना साझा करना आना चाहिए। जी बिल्कुल। और वैसे भी अगर आपके सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वो भी एक मानसिक हिंसा का ही रूप है। बिल्कुल, वो भी एक मानसिक हिंसा का रूप है। तो सर ऐसे में परिवार में माता पिता का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है युवाओं के प्रति। जी देखिए, एक बात याद रखिए, घर में जो माता पिता होते हैं ना, वो बच्चे के सबसे पहले शिक्षक होते हैं। माता पिता बच्चे में जैसे संस्कार डालेंगे वही उस बच्चे में आगे जाके चलते हैं। अगर आप अपने घर में, अपने परिवार में आप लड़के को ये सिखा दीजिए कि भाई ये जो लड़की है इसकी इज्जत करनी है आपको, और इज्जत करने की शुरुआत जो होगी वो माता पिता को स्वयं करनी होगी। हम साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, हम कन्या पूजन करते हैं, घर में छोटी छोटी बिटियाओं को बुलाया जाता है और हम उनके चरण छूते हैं, उसके पैर छूते हैं। जब भी ये काम करें तो अपने लड़के को, अगर आपका लड़का है, उसे सामने जरूर रखें, उसको सिखाएं कि भाई ये जो लड़की है छोटी सी, ये कन्या है, इसमें देवी का रूप है। बात देवी के रूप की नहीं है, देवी से मतलब नहीं होता है। मतलब यहाँ पर होता है वो ये है कि आपको उसकी इज्जत करनी आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपको बच्चा कई बार एक गलत कमेंट कस गया, गलत बोल गया। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी प्रॉब्लम को इनिशियल स्टेज में आप रोक सकते हैं। अगर आपने उसको इनिशियल स्टेज में नहीं रोका तो आगे जाकर के प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर आपकी शक्तियां उस प्रॉब्लम को नहीं रोक पाती। अगर आपका बच्चा पहले दिन कोई गलत काम करके आए तो उसको पहले दिन ही टोकिए, फर्स्ट डे। देखिए, दुनिया भर में जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चे एक बार चोरी जरूर करते हैं, एक बार गाली जरूर देते हैं, एक बार मिसबिहेव जरूर करते हैं, एक बार हिंसा जरूर करते हैं। लेकिन जब वो एक बार करते हैं और जिस दिन पहली बार करते हैं, अगर उसी दिन उनको रोक दिया जाए और उसी दिन उनको समझा दिया जाए तो ये मान के चलिए बच्चे दोबारा इस तरह की हरकत नहीं। इसीलिए सबसे पहला रोल पेरेंट्स का है और घर में उन बड़े बच्चों का है जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर या 20 साल से ऊपर हो चुकी है, उनको समझ आ चुकी है। ये उनका भी रोल है कि वो आने वाली पीढ़ी को समझा। मेरी कॉलोनी में कुछ बच्चे शाम को खेलते हैं और अक्सर करके मैं कभी जब निकलता हूँ तो शुरू में मैंने देखा कि बच्चे अपने खेलते रहते थे, मैं निकल जाता था और लोग निकल जाते थे। मैंने एक परिपाटी अपनाई, मैं उन सभी बच्चों को हाथ जोड़ के नमस्ते करने लग गया। बच्चे हैं, कोई दूसरी क्लास का है, कोई तीसरी क्लास का, कोई पहली क्लास का, और कुछ तो ऐसे थे जो अभी स्कूल भी नहीं गए, प्ले ग्रुप भी नहीं गए। मैं सबके सामने हाथ जोड़ के निकलता हूँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज उन बच्चों सबके अंदर आदत आ गई है कि जितने भी अंकल निकलते हैं उन्हें सबको नमस्ते करनी है। तो ये हमको सिखाना है, ये है इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आपका तो रोज ही सामना छोटे बच्चे ही नहीं, बहुत बड़े बड़े बच्चों से भी होता है, जहां आप उन्हें जेंडर इक्वेलिटी भी सिखाते हैं। जी जी जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम जब बात जेंडर इक्वलिटी की करते हैं तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, एक लाइन कई बार हम लोग पढ़ते हैं, लड़का लड़की एक समान। लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उस लाइन का मीनिंग नहीं निकालते। मैं एक रेडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं और मेरी बात हो सकता है कि कुछ अभिभावक ऐसे हो जिनको खराब लगे, लेकिन सही बात है इसलिए मैं कहना चाहता हूं। मैंने कई बार ये देखा है कि कुछ घरों में ये होता है, लड़का लड़की में अंतर किया जाता है। लड़का होगा तो उसका साहब नामकरण संस्कार होगा, बड़े तरीके से होगा। लड़की होगी तो साहब नहीं होगा। लड़के का ब्याह होगा तो साहब बहुत धूमधाम से करेंगे, लड़की का ब्याह बहुत दबके करते हैं। लड़की को पढ़ने के लिए भेजना तो कोशिश करते हैं सस्ती व्यवस्था हो जाए, बीए करा के छुट्टी करो, ये करा लो, वो करा लो। लेकिन लड़का है तो उसे इंजीनियरिंग करानी है। ये जो भावना है ना, ये जो फीलिंग्स है, यही फीलिंग्स सिस्टम को खराब करती है, यही फीलिंग समाज को खराब कर रही है और यही फीलिंग आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक। एक छोटा एग्जाम्पल, जब आप बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो आप उसके साथ ये फीलिंग क्यों रखते हैं कि भाई ये पराई घर जाएगी, ये दूसरे घर जाएगी। भाई दूसरे घर जाएगी तो दूसरे का घर क्या दूसरे का है? वो दूसरे का घर भी तो आपकी लड़की का घर होने वाला है ना, वो आपकी लड़की का घर होगा। भाई दूसरा, वो दूसरा घर कैसे हो गया? आप उसे अनपढ़ बना के भेजेंगे तो वहां पर उसके साथ अत्याचार होगा, फिर वही सीक्वेंस चलेगी। फिर जो वो उसके साथ अत्याचार होगा, जो वो वहां झेलेगी वही नीचे करेगी। लेकिन उसकी जगह आप अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा करके एक अच्छे संस्कारित बना करके भेजेंगे तो वो अगली पीढ़ी में संस्कार डालेगी। भाई परिवार
तो एक जब तक था जब तक आपने उसकी शादी नहीं की थी। अब जब जैसे वो दूसरे परिवार में गई तो वो परिवार भी तो आप ही का हिस्सा है, वो भी तो आप ही से जुड़ाव रखता है। वहाँ आपकी बेटी गई है, आपके अगली वाली पीढ़ी में अगर 2 बच्चे हैं तो 50% वहाँ पर गया हुआ है। आपने अगर उसको सही संस्कार नहीं भेजे, सही चीजें सिखा के नहीं भेजी, सही पोजीशन बना करके नहीं भेजी, तो उसके साथ वहाँ पर वही होगा जो अधिकांश घरों में होता है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जब कभी हम जेंडर की बात करें तो हमेशा आपको दोनों को एक बराबर का रखना चाहिए। मेरे जान पहचान के कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बात का बहुत ध्यान रखा। जब बेटी पढ़ने जाएगी उन्होंने कहीं भी इस बात को नहीं सोचा कि नहीं भाई इसको कहीं छोटा मोटा कोर्स करा देती हैं, इसको ये करा देती हैं। नहीं, उन्होंने बराबर का ध्यान रखा, इक्वालिटी का ध्यान रखा, और उसका नतीजा यह आया कि वो जो अगली पीढ़ी आ रही है वो अब बहुत अच्छी आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तभी कहा जाता है कि अगर एक लड़के को पढ़ाया जाता है तो सिर्फ एक लड़के को पढ़ाया, और अगर बेटी को पढ़ाया जाता है तो पूरे समाज को आपने पढ़ा दिया, शिक्षित कर दिया। जी 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 बिल्कुल। सर, हम बात कर रहे हैं जेंडर वायलेंस के ऊपर, तो लिंग आधारित हिंसा के लिए युवा समर्थन किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, युवा समर्थन प्राप्त करने के लिए एक तो मीडिया आपका सबसे बढ़िया साधन तो है ही, जिसमें कि हम बात करते हैं कि मीडिया के थ्रू। देखिए, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, मतलब जिसके थ्रू हम बात कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप जो है उनको ये समझाएं कि जो कानूनी जो अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं। हिंसा को लेकर के कई बार क्या होता है, लोगों को पता नहीं होती और उसे महिला ये मान के चलती है कि ऐसा तो होता ही रहता है। ऐसा नहीं होता रहता है, ऐसा आपने सोच लिया होता रहता है। आपको इसके खिलाफ अपने अधिकारों के बारे में जानना होगा कि आपके अधिकार क्या क्या होते हैं। आपके अधिकार में एक मौद्रिक राहत और रखरखाव का अधिकार आपका होता है, आपकी सुरक्षा का अधिकार भी होता है, जिसमें आपके द्वारा पुलिस से संपर्क करने के बाद एक मजिस्ट्रेट अपराधी को आप पर हिंसा करने, आपसे बातचीत करने, संपत्ति देने या आपके परिवार या समर्थन करने वालों को डराने धमकाने से रोकने के लिए आदेश पारित करता है। आपके निवास की जब बात करें तो आपको साझे के घर से बेदखल नहीं किया जा सकता। आप मुआवजा की बात करें तो आप मानसिक और शारीरिक चोटों के लिए हट जाने का दावा कर सकते हैं। आप अगर कस्टडी की बात करेंगे तो अदालत आपके बच्चों को अस्थायी कस्टडी दे सकती है। यह अंतिम आदेश से पहले हिंसा को रोकने के लिए और अंतरिम आदेश पर भी पारित होती है। तो हम जब बात करते हैं तो हमें एक लोगों के बीच में अवेयरनेस लानी होगी, जिसमें कि जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो रेडियोज हो, इनके थ्रू हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि आपको हिंसा के बदले हिंसा नहीं करनी है, आपको हिंसा को रोकना है और हिंसा को रोकने के लिए आपको सही कदम उठाना। इसके लिए बहुत सारी कानूनी सेवाएं बनी हुई हैं, उनके बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप अगर इंटरनेट पे ढूंढना चाहते हैं तो इंटरनेट पे मिल जाते हैं। उसके अलावा हमारा जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है उसकी हेल्पलाइन है, पुलिस की हेल्पलाइन है, एक शक्ति शालिनी करके बनी हुई है 10920 उसकी हेल्पलाइन है, एक महिला आश्रय करके बनी हुई है, एक सार्थक करके बनी हुई है, एक अखिल भारतीय महिला सम्मेलन होता है उसकी हेल्पलाइन है, एक जागोरी बनी हुई है उसकी हेल्पलाइन है। उसके अलावा संयुक्त महिला कार्यक्रम है जिनकी कई सारी शाखाएं हैं, दिल्ली से ये कंट्रोल होती है। इनके में आप जो है इनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इन पर आप कंप्लेन कर सकते हैं आपके साथ अगर कोई हिंसा होती है। और हम आप और सबको मिलकर के इसको दूर करना है, इस कुरीति को दूर करना है। यह कुरीति दूर जब ही होगी जब मैं, आप और सब मिलकर के कार्य करें। जी बिल्कुल। और हम कोशिश भी करेंगे कि अपने कार्यक्रम में आगे हम सरकार के द्वारा ये उपलब्ध जितनी भी सहायताएं हैं इनके नंबर्स के साथ हम लोगों को जानकारी प्रदान करें। सर, आज हम बात कर रहे हैं महामारी और लॉकडाउन से उपजने वाली अन्य उलझनों के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें इस कोविड-19 सिचुएशन की तो चलते चलते मैं चाहती हूँ कि आप हमारे खासतौर से युवा श्रोता जो हैं उन्हें ये समझाएं, उन्हें ये संदेश दें कि किस तरह से इस कोविड महामारी में वो लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, खुद भी सचेत रह सकते हैं। चलते चलते आपका संदेश। देखिए, एक बात जितने भी युवा हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति के साथ अच्छा करके देखिए और अच्छा करके भूल जाइए। उसके बाद उस रात को जो आपको नींद आती है उसका अनुभव कीजिए और ऐसा सिर्फ एक बार करके देखिए। आपको अगर कहीं कोई बीमार दिखाई दे उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए। अगर कोई लाचार दिखाई दे, उसके पास दवा के पैसे नहीं है, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कहीं से किसी 4 लोगों से बात करके उसकी मदद करके देखिए। अगर लगता है कोई कोविड पेशेंट है तो कोविड आपको कोई ऐसी चीज नहीं है, हुआ नहीं है कोविड। अगर कोई कोविड पेशेंट आपको दिखाई दे और लगता है उसके घर में कोई नहीं है तो बहुत छोटी छोटी दवाएं आती हैं, किसी से भी मांग करके, किसी से भी लेकर के उसके घर पहुंचाने की कोशिश करिए। अगर वो भूखा है तो कहीं से खाने की व्यवस्था उसके घर पे करके देखिए। अगर कोई छोटा बच्चा है जिसके पेरेंट्स की डेथ
हो गई है, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है उसकी कुछ व्यवस्था करके देखिए, किसी अच्छी जगह पे पहुंचाइए, उसकी एजुकेशन की व्यवस्था कर सकते हैं तो करिए। इस देश में देने वालों की कमी नहीं है, लोग देने को तैयार बैठे हैं, बशर्ते उन्हें सही जगह मिल जाए जहां पर वो देना चाहते हैं। आप कोशिश करके देखिए, एक बार अच्छा करने की कोशिश करके देखिए और उसके बाद रात को एक क्षण सोचने की कोशिश करिए क्या आपने जो अच्छा किया है उससे आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप अच्छे हो जाएंगे, जिस दिन आप अच्छे हो जाएंगे ये समाज अच्छा हो जाएगा। भूल जाइए, एक वर्ड याद रखिए, एक लाइन में बोल रहा हूँ, इस समाज में बहुत सारी चीजें नेगेटिव है, बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं। आपका नेता हो सकता है कुछ नेगेटिव हो, आपके कुछ अधिकारी हो सकता है नेगेटिव हो, मत रोइए उनका रोना, उम्मीद मत करिए कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए करेगा। आपको जैसी चीजें हैं उसको पहले एक्सेप्ट करिए और सिर्फ अपने को अच्छा बनने की कोशिश करिए, दूसरे को अच्छा बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। आप स्वयं अच्छे हो जाइए, जब आप अच्छे होंगे तो दूसरा वाला 2 दिन खराब रहेगा, 3 दिन खराब रहेगा, चौथे दिन वो भी अच्छा हो जाएगा। ये मेरा संदेश है, कोशिश करिए। और सबसे अति आवश्यक बात, जब महिलाओं से बात करें, लड़कियों से बात करें तो आपको उनके साथ एक ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जिसको व्यवहार करने के बाद उसको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। और साथ ही इस सब के अलावा जब हम कोविड सिचुएशन की बात करते हैं, कोविड की स्थितियों की बात करते हैं, तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, युवा साथियों से अनुरोध है, जब भी घर से बाहर निकलें, पब्लिक प्लेस पे हों, मास्क जरूर पहने, लोगों से एक सुरक्षित दूरी बना करके चले, हाथों को नियमित धोते रहें और कोविड प्रोटोकॉल के पालन करिए और अपनी सहायता स्वयं करिए। सर, आज आपने अपना इतना कीमती समय हमारे सभी श्रोताओं को दिया। आप हैं प्रोफेसर संजीव कुमार जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। सर, आपका कीमती समय, आपकी इतनी कीमती सलाह हमारे सभी श्रोताओं को मिली। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो अभी आपने सुना दोस्तों प्रोफेसर संजीव कुमार जी को, जिनसे हमने बात की है कोविड शैडो पेंडेमिक इश्यूज पर। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम है जो लेकर आए हैं हम आप तक यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से। इस प्रोग्राम में हमने सीरीज में बात की कोविड के कुछ और अलग मुद्दों पर, कुछ और अलग पहलुओं पर। हमेशा हमारे साथ में रहे हैं एक एक्सपर्ट और साथ ही साथ हमारे साथ युवा वॉरियर, यंग वॉरियर भी जुड़े रहे। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि इसी टॉपिक पर हमने एक बेहतरीन नेरोकास्टिंग सेशन भी किया, यानी जिसमें हमारे कुछ खास कोरोना योद्धाओं को, युवा योद्धाओं को बुलाते हैं और एक्सपर्ट से सामने रूबरू बैठकर जानकारी दिलवाते हैं। तो हमारे शहर की सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी, साथ ही साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी आए और उन्होंने कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के जितने हमारे यंग वॉरियर बच्चे हैं जो कोरोना महामारी के दौरान अपने गाँव में, अपने आसपास के कस्बों में लोगों को इससे बचने के उपाय बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनके साथ उन्होंने बहुत सारी बातें की, उन्हें बहुत सही जानकारियां दी और उन बच्चों के द्वारा किए गए नेक कार्य की बहुत प्रशंसा की। तो बहुत ही अच्छी जानकारी ली। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमारे युवा साथी सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि अब ये जो लॉकडाउन और महामारी के चलते जितने क्राइम, जितनी हिंसा बढ़ने लगी है, इस पर कैसे काबू पाएं, ये हमारे युवा लोग अब आगे बढ़ के हमारी मदद करेंगे, अपना योगदान देंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ और भी जानकारी इसी से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो देना चाहती हूँ दोस्तों, कि सरकार की ओर से भी घरेलू हिंसा को रोकने के लिए बहुत सी सहायता उपलब्ध है। जैसे आप केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, जो कि 1091 नंबर, ये है, आपको सबको पता है, 1091, या फिर आप शक्तिशालिनी महिला आश्रय, सार्थक, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, जागौरी, संयुक्त महिला कार्यक्रम, जिसकी बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई में भी शाखाएं हैं, यहाँ से आप मदद ले सकते हैं। साथ ही साक्षी नाम से एक सहायता उपलब्ध है जो कि हिंसा हस्तक्षेप केंद्र है, यहाँ से आप मदद ले सकते हैं। महिलाएं मदद ले सकती हैं। सहेली, ये एक महिला संगठन है, यहाँ से। निर्मल निकेतन से आप मदद ले सकते हैं। नारी रक्षा समिति से आप मदद ले सकते हैं। और राही अनाचार से उबरना और उपचार करना, बाल यौन शोषण से पीड़ित हो चुकी महिलाओं के लिए एक सहायता केंद्र है। इसके साथ ही ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क माध्यम हेल्पलाइन चलाता है और कानूनी सेवाएं भी प्रदान करता है। साथ में लॉयर्स कलेक्टिव वुमेन्स राइट्स इनिशिएटिव LCWRI घरेलू हिंसा के मामलों के लिए एक निशुल्क कानूनी सहायता सेल चलाता है। तो यहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं और आप लोगों को, यानी जो हमारे युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वो लोगों को बता सकते हैं कि यहाँ से वो हिंसा के खिलाफ मदद ले सकते हैं। चाइल्ड लाइन भी है दोस्तों,
सरकार की ओर से मुहैया कराई गई, जिसमें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 24 घंटे मुफ्त राष्ट्रव्यापी फोन के जरिए आपातकालीन हेल्पलाइन अवेलेबल है, यानी इमरजेंसी हेल्पलाइन अवेलेबल है 24/7, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप 1098 नंबर डायल कर सकते हैं या फिर यहाँ से मदद ले सकते हैं। कैट्स नाम से भी एक सुविधा उपलब्ध है जो ट्रॉमा सेवाओं के लिए केंद्रीकृत एम्बुलेंस दिल्ली सरकार की ओर से आपको मिलेगी। साथ ही संकटग्रस्त महिलाओं पर परामर्श सेवाएं दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित की जाती हैं, यहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं। सार्थक एक सुविधा है जो युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शन और परामर्श देती है, और इसके साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स पर हेल्पलाइन यानी बेटर ब्रीथ्स क्लब ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ये एक सुविधा है, इसकी भी आप मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब तो समय नजदीक आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम स्पेशल सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं #YoungWarrior, इसकी 6 एपिसोड की जो श्रृंखला, जो सीरीज हम आपके लिए लाए थे, ये भारत के युवाओं को कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा अवेयर बनाने का एक प्रयास था, ताकि वो महामारी के दौरान अपने परिवार और अपने समुदाय की रक्षा कर सके, लोगों को सही जानकारी मुहैया करा सके। अब हम #YoungWarrior नेक्स्ट नाम से एक नया कार्यक्रम भी शुरू करना चाहते हैं। बेहद सफल #YoungWarrior पहल की तर्ज पर ही #YoungWarrior नेक्स्ट युवा योद्धाओं को सफल जीवन जीने और करियर बनाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक जीवन और साथ ही साथ रोजगार योग्यता कौशल से लैस करके उन्हें युवा नेताओं में बदलने पर केंद्रित कार्यक्रम होगा, पूरा कैंपेन होगा। इसमें आत्म जागरूकता, सहयोग, समस्या समाधान, संचार और निर्णय क्षमता के 5 प्रमुख जीवन कौशल शामिल होंगे, और रोजगार कौशल होगा जो कि व्यावसायिक प्रशिक्षण और नौकरी तत्परता कौशल को भी कवर करेगा हमारा ये टॉपिक। तो ये कार्यक्रम युवा लोगों के लिए आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण समर्थन को भी पूरा करेगा, और साथ ही साथ उनमें आत्मविश्वास भी लेकर आएगा। तो आप इंतजार जरूर कीजिएगा। हम जल्द ही यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के साथ जुड़कर दोबारा से #YoungWarrior नेक्स्ट कैंपेन, इसकी सीरीज लेकर लौटेंगे। लेकिन तब तक के लिए मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को जागरूक करते रहिए कि भाई समय से अपना टीकाकरण कराएं। वैक्सीनेशन की 2 डोज लगवाना बहुत जरूरी है। ये कोई अमृत तो नहीं है, लेकिन हाँ, कोरोना महामारी अभी भी हमारे बीच है, आपके बीच है, तो इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। बहुत सीरियस हमारी तबीयत खराब नहीं होगी। अगर हमें कोविड हो भी जाता है बाय चांस, तो बहुत सीरियस हमारी हालत नहीं होगी, हॉस्पिटल जाने तक की नौबत नहीं आएगी, अगर हमने वैक्सीनेशन की अपनी दोनों डोज समय से लगवा रखी हैं। इन पूरी सीरीज में दोस्तों हमने कोशिश करी है कि आपको सही जानकारियां मिले वैक्सीनेशन के बारे में, कोरोना के बारे में, उससे उपजने वाली उलझने, समस्याएं, परेशानी के बारे में। एक्सपर्ट की राय भी बहुत इंपॉर्टेंट रही। साथ ही साथ हमने सम्मान किया इन सीरीज में अपने यंग वॉरियर्स का भी। तो फिलहाल आप चलते चलते बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि सोशल नहीं, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, दिलों से दूरी मत बनाइए, और मास्क का प्रयोग कीजिए, समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, और खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली मुलाकात तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।